हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिवाली की लंबी छुट्टी के बाद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने वाले हैं सिविल सेवा या आने वाली परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन की 100% की सीरीज है। ये 100 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें 50 क्वेश्चन हम पार्ट ए में कराएंगे और 50 क्वेश्चन पार्ट बी में कराएंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सिविल सेवा जो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कर लेंगे और उसके बाद जैसे आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर पढ़ना है तो कमेंट करके आप बताएं, तो हम कल से वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज पढ़ लेते हैं हम सामान्य अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा होगा जैसे मैंने टेस्ट सीरीज आपको करवाई थी। ठीक है, पीसीएस में काफी क्वेश्चन उससे हुबहू मिले थे। ठीक है, उस अगर हम वो क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं किसी भी टॉपिक का, तो उसमें से क्वेश्चन अपने आप ही, जब हमें कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन तो अपने आप ही बना लेंगे हम। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्या है, सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें 50 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, ठीक है, आपने देखा होगा पीसीएस में इस तरह आज आयोग ने, जिस तरह से पीसीएस का पेपर हुआ है, आयोग ने इस बार अपना पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। ठीक है, चेंज हुआ है पैटर्न बिल्कुल ही। तो इस तरह से पैटर्न जब चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम अपनी तैयारी अलग नहीं रखेंगे तो फिर प्री क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। मेंस की कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, अगर हमें प्री क्वालिफाई करना है तो उस अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी। ठीक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, जो हम जितने भी सेट आए थे घटना चक्र के वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। यहाँ तक कि जो मैगजीन में भी सेट आए थे, प्रैक्टिस सेट आए थे, वो भी हम कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, आज चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूछा गया क्या है, लचीली मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य FIT फिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य एक विविध प्रावधान है। सेकंड है, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मूल्य स्थिरता रखने के प्रति सजग रहता है। थर्ड है, इस लक्ष्य के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर 4% ± 2% पर नियंत्रित रखेगा। ठीक है, और फोर्थ में है, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य मार्च 2027 तक वैध है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। ABCD में कौन से सही है आपको बताना है। केवल फर्स्ट एवं सेकंड, केवल थर्ड एवं फोर्थ, केवल सी में दिया गया ऑप्शन में केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, और डी में दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं दोबारा से। एक मिनट, ठीक है, सबसे पहले आपसे अगर कोई पूछ ले कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होता है, तो बच्चों बताएंगे कि अगर वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति है। ठीक है, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, मुद्रास्फीति है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई अधिक है, ठीक है, डिमांड से, तो क्या है ये मुद्रास्फीति से बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, सिंपल शब्दों में बता दिया आपको। फर्स्ट देखिए, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य एक विविध प्रावधान है। ठीक है, ये विधिक प्रावधान है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मूल्य स्थिरता रखने के प्रति सजग रखता है, ये भी सही है। थर्ड है, इस लक्ष्य के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर 4% यानी कि 4% तक रखेगा, ± 2% पर नियंत्रित रखने का कंट्रोल करने की कोशिश करता है RBI। ठीक है, क्या लक्ष्य रहता है, ± 2% पर नियंत्रित रखेगा। ठीक है, 4% से ज्यादा मुद्रास्फीति नहीं जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही सही है आंसर। फोर्थ है, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य मार्च 2027 तक वैध है, ये गलत है। क्यों, कब तक है, ये है 31 मार्च 2026 तक लागू है। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक लागू है। ठीक है, इस तरह से पीसीएस का पेपर आया था उसमें पूछे गए थे। ठीक है, कब तक है, 2026 तक लागू है। ठीक है, तो ये वाला ये गलत हो गया। फिर हमारा क्या ऑप्शन सही निकलेगा,
ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत अभी काम आया था पीसीएस में, ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा गलत क्या हो गया, फोर्थ गलत हो गया। तो फोर्थ ये अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। ये भी हट गया क्योंकि इसमें सभी दिया गया है, फर्स्ट सेकंड होगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड होगा क्योंकि ये थर्ड सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस अगर हम यूज करते हैं तो बहुत हद तक हमारे क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्चुअली बच्चे आप पूरी अगर 50 क्वेश्चन करा रहे हैं तो लास्ट तक 50 क्वेश्चन तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको लगेंगे क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, लेंथी है, लेकिन जो आयोग जिस तरह से पैटर्न चेंज कर रहा है तो आपको उस तरह से तैयार होना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, ठीक है। आने वाली जो एग्जाम है यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए, दोनों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 100 क्वेश्चन की सीरीज है और 50 क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं और 50 क्वेश्चन की श्रृंखला जो हम कल कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट आधारित अपनी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, भारत में वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय तो है लेकिन सांविधिक निकाय नहीं है, ठीक है। ये इसमें स्टेटमेंट में दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच से ही बहुमत के आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। थर्ड में दिया गया, थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया गया, वस्तु एवं सेवा कर 2.0 सुधारों में 40% की एक विशेष दर निर्धारित की गई है। और फोर्थ स्टेटमेंट में वस्तु एवं सेवा कर परिषद के निर्णय उसके द्वारा निर्धारित तिथि से केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों यानी केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के लिए बाध्यकारी है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताने, कथन कौन से सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए में है केवल 1 और 2 है, ऑप्शन बी में है 3 और 4 है, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3 है और डी में केवल 2 और 3 है। बताइए कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, आइए देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसको दोबारा से हम पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही होंगे, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है, इसमें लिखा है निकाय तो है लेकिन सांविधिक निकाय नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A, ठीक है, 279A, ठीक है। अकॉर्डिंग 279A कौन सा अमेंडमेंट है इसमें, 101, ठीक है, 101 अमेंडमेंट एक्ट 101 में संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था उसके तहत देखेंगे जो गठित वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ठीक है। इसमें क्या है, जब इसमें जोड़ा गया तो ऑब्वियस बात है कि ये क्या हो गया, सांविधिक निकाय हो गया, ठीक है, संवैधानिक निकाय हो गया, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसमें ये बताया गया, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए ठीक है ये भी गलत हो गया क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। ये दोबारा से हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हो गए और क्या हो गए, ये कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाए कि इन्हें निर्वाचित किए जाते हैं, क्या ये पदेन होते हैं, याद रखना क्या पदेन होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए गलत हो गया और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। तो आंसर अपना निकल के क्या आ गया, आंसर आ गया केवल 3 और 4, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, एक मिनट बच्चे, डी लिख रहे हैं हम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, यहाँ पे हमने लिखा था आपका, ठीक है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे, इसके ऊपर ही होगा इसका, ठीक है। एक्चुअली आपको दिक्कत ना हो आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मोबाइल में भी इसे देखते हैं, इसलिए जूम कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। फर्स्ट है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा विकसित एक मानकीकृत अंकी प्रणाली है जो विभिन्न उद्योगों की गतिविधियों का वर्गीकरण करती है। सेकंड है, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण पहली बार 1962 में तैयार किया गया, जिसे 1970, 1987, 1998, 2004 तथा 2008 में संशोधित किया गया। थर्ड है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण NIC 2025 का मसौदा जारी किया। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं आपको बताना है। अब इसमें पूछा गया कितने कथन सही है, यूपीएससी में पूछते हैं सेम, ठीक है। ऑप्शन ए केवल 1 है, ऑप्शन बी केवल 2 है, ऑप्शन सी सभी 3 है, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा, आंसर बताइए इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, इसमें है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से क्या बोलते हैं NSO द्वारा विकसित एवं मानकीकृत अंकीय प्रणाली है, ठीक है, जो विभिन्न उद्योगों की गतिविधियों का वर्गीकरण करती है, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण पहली बार 1962 में तैयार किया गया और 1970, 1987, 1998, 2004, 2008 में संशोधित किया गया, ये भी सही है। थर्ड है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण निक 2025 का मसौदा जारी किया, ये भी थर्ड है, ठीक है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें पूछा गया कितने कथन सही, यहाँ पे जरूर देख लेना बच्चे कि क्या क्या पूछ रहे हैं, कथन सही पूछ रहे हैं या गलत पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सभी तीन जो कथन हैं तीनों ही सही हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो तीन कथन दिए गए, तो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, नीचे दी गई सूची फर्स्ट विकास बैंक तथा सूची सेकंड स्थापना की तिथि दी गई है, ठीक है। विचार कीजिए तथा नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प को आपको चुनना है, ठीक है। आइए सुमेलित कर लेना है, सुमेलित करने के बाद आंसर इसका निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बता पाएंगे कि इसका क्या आंसर होता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में दिया गया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ऑप्शन सी में दिया गया राष्ट्रीय आवास बैंक। ऑप्शन डी में दिया है राष्ट्रीय अधोरचना वित्तीयन एवं विकास बैंक NAFD। तो आपको बताना इनका स्थापना वर्ष कौन सा है, ठीक है, स्थापना वर्ष कौन सा है, ठीक है। आइए मिला लेते हैं, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 2 अप्रैल 1990 यानी कि 1990 में हुई थी, ठीक है। इसको यहाँ मिला लेते हैं थर्ड से, ठीक है, इसको थर्ड से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया क्या, 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देते 3। उसके बाद आएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड आ गया। और इसकी कब हुई थी, इसकी हुई थी नाबार्ड की सभी को पता है 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, यहाँ फर्स्ट आ गया। थर्ड है राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक की कब हुई थी, राष्ट्रीय आवास बैंक 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई 1988 1988 को हुई थी। यहाँ पे हम फोर्थ स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, सम्मिलित हो गया। और लास्ट में दिया है राष्ट्रीय अधोरचना वित्तीयन एवं विकास बैंक NAFD, इसकी स्थापना कब हुई थी, NABFD, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, अब बचा कौन सा था, 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 2021 को, ये 2 आ गया। 3142 जहां पे होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, 3142। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया बच्चे, सी हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के पहले त्रैमास में भारत के विदेशी विनिमय के प्रारक्षित भंडार में वृद्धि देखी गई। इसके लिए, ठीक है, एक्चुअली हिंदी काफी टफ है, इसमें लिखी गई है, ठीक है, क्योंकि अनुवाद किया जाता है इंग्लिश से, ठीक है। इसको हम जूम कर लेते हैं एक बार बच्चे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण रूप से उत्तरदायी रहा है, ठीक है। इससे पहले स्क्रॉल करके एक बार दोबारा से आप पढ़ लें। क्वेश्चन क्या था कि वित्त वर्ष 2025-26 के पहले त्रैमास में भारत के विदेशी विनिमय के प्रारक्षित भंडार में वृद्धि देखी गई। इसके लिए, अब स्क्रॉल कर लेते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा, ठीक है। आप इसमें बताया रेमिडीज जो आते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या उत्तरदायी रहा है। फर्स्ट है अमेरिकी डॉलर का अधिमूल्यन, ठीक है। सेकंड है सोने की कीमतों में उछाल यानी कि गोल्ड की कीमतों में उछाल। थर्ड है निर्यातों में वृद्धि। और फोर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय की खरीद। सही कूट है बताना आपको ABCD, यानी में ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D में कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है, कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। कौन सी क्या देखा गया, रेमिडीज जो है FDI होता है, FDI जब बढ़ता है इसका मुख्य कारण क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। क्या कारण हुआ, फर्स्ट है अमेरिकी डॉलर का अधिमूल्यन, ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट, सही कूट आपको पहचानना है।
और सेकंड हो गई जो सोने की कीमतों में उछाल आ रहा है, अभी सोने की जो गोल्ड प्राइस है उनकी कीमतें बढ़ना, ठीक है। अभी देखेंगे अभी गोल्ड की प्राइस डाउन हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी जो गोल्ड की प्राइस है ना 1 लाख के ऊपर हो गई थी, ठीक है। तो सोने की कीमतों में उछाल हो गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब आपको बता दें कि वित्त वर्ष जो 2025-26 के पहले त्रैमास में विदेशी विनिमय जो एफडीआई था उसका भंडार बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था? $29.8 बिलियन, ठीक है, जिसमें वृद्धि हो गई थी, ठीक है। इसलिए किसके कारण हुई थी? इसमें दो जो इसके इम्पैक्ट हैं, अमेरिकी डॉलर का अधमूल्यन से और सोने की कीमतों में उछाल होने से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ज्यादा फिर टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करवाने होते हैं, ठीक है। देखेंगे कतिपय मूल्य सूचकांकों के आधार वर्ष, ठीक है, कतिपय मूल्य सूचकांकों के आधार वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, फर्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगार आधार वर्ष 2016, सेकंड है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक आधार वर्ष 2019, थर्ड है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक आधार वर्ष 2021, और फोर्थ में दिया है थोक मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधार वर्ष नहीं डब्ल्यूपीआई, ठीक है, आधार वर्ष 2022, ठीक है। और सीपीआई होता है, ये सीपीआई है और डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। सही कूट आपको चुनना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या आंसर राइट होगा, ठीक है। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगार आधार वर्ष 2016 है, ठीक है, ये सही है। सेकंड है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक आधार वर्ष 2019 है, ये भी सही है। लेकिन इसमें बताया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक आधार वर्ष 2021 है, वो 2021 न होकर क्या है बच्चे 2011-12 है, ठीक है। अगर देखेंगे थोक मूल्य जो सूचकांक है बच्चे, ये इसका अगर आधार वर्ष तो सबको पता है, बहुत पहले ही जानते हैं आप लोग। जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बनाया गया है वो 2011-12 को बनाया गया, ठीक है। हमेशा जब भी हम कोई बेस बनाते हैं, कोई आधार वर्ष बनाते हैं, तो उस वर्ष को बनाते हैं जिसमें कोई रिसेशन ना आया हो, कोई मंदी ना आई हो, किसी तरह का वित्तीय संकट ना आया हो, उसको हम आधार वर्ष चुनते हैं, ठीक है। तो किसको चुना गया था? 2011-12 को, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट आपको पते होंगे, ठीक है, इसके पता होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। बाकी हम आपको पहले ये जो टेस्ट सीरीज लगी है इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पहले आ गए हैं, ठीक है। और अगर जिसको इंटरेस्ट होगा उसको अच्छा लग रहा होगा, और जिसको बोरिंग लग रही होगी तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा, एटलीस्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है। 2011-12, ठीक है। क्या था? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या था? 2011-12 था, तो ये इसलिए गलत हो गया, इसमें 2022 दिया गया है, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस अगर यूज करें तो ये गया, ठीक है, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी भी गया, ठीक है। अब बी सी में हम कंफ्यूज होंगे, ठीक है, क्या होंगे? बी और सी में कंफ्यूज होंगे। अब देख लेते हैं क्या सही इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बताया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक आधार वर्ष 2021 है, ठीक है। क्या बताया है? 2021 है, जो क्या है 2019 है, ठीक है, 2019 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 2019 है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया है। तो जब ये दोनों ही गलत हो गए हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड जिसमें होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कुछ 8-10 क्वेश्चन बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स से लिए गए हैं, बाकी फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी के विभिन्न स्वरूपों के संदर्भ में सूची फर्स्ट है बेरोजगारी का प्रकार एवं सूची सेकंड में संबंध पर विचार करके उत्तर देना है आपको, सही विकल्प चुनना है आपको, ठीक है। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में है, देखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक, घर्षणात्मक बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है। इसके आपको संबंध देखना कब ये पाई जाती है, ठीक है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है, क्या इसकी पहचान होती है, इसे आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, ये देश की आर्थिक संरचना से मिलाएंगे इसको, देश की आर्थिक संरचना, ठीक है, जिसे बोलेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। ये हो गया 2, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा पहले।
फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ देखी जाती है? डिसएंगेज्ड बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये कहाँ पे देखी जाएगी? ठीक है, बताइए कहाँ पे देखी जाएगी? ये कृषि क्षेत्र में देखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये पाई जाती है मोस्टली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करें घर्षणात्मक जो बेरोजगारी है, ये कहाँ पे देखी जाती है? ये देखी जाएगी बाजार दशाओं में परिवर्तन। ठीक है, जब बाजार की जो स्थितियां होती हैं उसमें चेंजेस आए तो ये फिर कौन सी बेरोजगारी आती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। लास्ट में होती है मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अकॉर्डिंग जो बेरोजगार हो जाना उनको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है? चीनी मिलों में कार्यरत जो श्रमिक होंगे वहां पे। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मौसम में इनको रोजगार मिलता है। ठीक है, और बाकी मौसम में ये लोग बेरोजगार रहते हैं, तो इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, तो क्या होता है? ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, 2143 2143। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 7 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजकोषीय घाटे को, फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है रेपो दर में वृद्धि करना। ठीक है, रेपो दर में वृद्धि करना, रेपो रेट में वृद्धि करना। और सेकंड है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संसाधनों के रिसाव को रोकना। ठीक है, थर्ड है, यहाँ पे हम स्क्रॉल कर लेंगे, इसका थर्ड यहाँ पे आएगा बच्चे, ये आयात शुल्कों में कमी करना। और फोर्थ में सब्सिडी में वृद्धि करना। सही कूट आपको बताना है, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या सही हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, क्या सही हो जाएगा? अगर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना है तो कौन से हमें उपाय अपनाने पड़ेंगे, इसमें कौन से उपाय होंगे वो हमें बताने हैं। ठीक है, कौन से उपाय होंगे? पहले तो होगा कि रेपो दर में वृद्धि कर देंगे। ठीक है, रेपो दर में वृद्धि करेंगे। ठीक है, रेपो रेट में वृद्धि करेंगे। सेकंड होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पीडीएस प्रणाली में संसाधनों के रिसाव को रोकना। ठीक है, जो संसाधन के रिसाव को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि जो भी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे पीडीएस सिस्टम में आपने देखा होगा गांव में कोटे वगैरह होते हैं लोगों को चीनी चावल वगैरह ये देने के लिए। ठीक है, लेकिन ये उन तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, जो जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाती है, और इसका बीच में क्या हो जाता है? रिसाव हो जाता है, उनको रोकना। ठीक है, उनको रोकना। तो ये ऑप्शन सेकंड है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। राजकोषीय घाटे को अगर आपको कंट्रोल करना है तो ये सही है। और आयात शुल्कों में कमी करना नहीं। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। सब्सिडी में वृद्धि करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन होगा फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि आयात शुल्कों में कमी कर रहे हैं, ठीक है, आयात शुल्कों में कमी करने तथा सब्सिडी में वृद्धि करने से राजकोषीय घाटा कम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सब्सिडी में क्या होगा? आयात शुल्कों में बढ़ाएंगे, सब्सिडी में वृद्धि करने से नहीं होगा, सब्सिडी कम करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 तो फटाफट करेंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सेकंड है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, थर्ड है सुकन्या समृद्धि खाता योजना, और फोर्थ है पीएम श्री योजना। जो भी है, प्रारंभ होने की तिथि के बढ़ते क्रम में इन योजनाओं का सही क्रम करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस में इस बार पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सभी योजनाएं पता है तभी आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका एक ही है कि आप इसे रट नहीं सकते कभी भी। जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो काफी योजनाएं यूं ही अपने आप ही आपको रिवाइज होती रहेंगी, और इस तरह से आप क्वेश्चन को 2-3-4 योजनाएं आ जाएंगी इसमें, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा? आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, ये कब आई थी? 31 दिसंबर 2016 को। ठीक है, कब आई थी? 31 दिसंबर 2016 दिसंबर, यहाँ हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में, और 2016 को आई थी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, और वहीं बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। ठीक है, तो ये आई थी 25 दिसंबर 2000 को आई थी। 25, क्योंकि ये डेट हम इसलिए मेंशन करना है क्योंकि डेट भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, 25 दिसंबर, ये ऐसा अभी जस्ट पीसीएस में हुआ था। ठीक है, एक ही मंथ में सारी योजनाएं को पूछा गया था, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। 25 दिसंबर 2000 को आई थी ये। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अब बात करें सुकन्या समृद्धि खाता योजना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना ये 22 जनवरी 2015 को आई थी। ठीक है,
22 जनवरी यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जगह भी नहीं है इसमें, ठीक है। 22 जनवरी, कुछ चीज़ें आप खुद से नोट कर लिया करें, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं उसे नोट कर लें। 22 जनवरी कब आई थी? 2015 को, ठीक है, 2015 को आई थी। लास्ट में बची है पीएम श्री, ये आई थी 7 सितंबर 2022 को, ठीक है, लास्ट में ये आई थी भी 7 सितंबर 2022 को, ठीक है। एक्चुअली इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है इसमें, ठीक है। 7 सितंबर 2022 को आई थी, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी होगी? सबसे पहले कौन सी होगी? सबसे पहले होगी जो 2000 में आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इससे ही हमारा निकल आया ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद है कौन सी है? उसके बाद सुकन्या समृद्धि खाता योजना, उसके बाद है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, उसके बाद लास्ट में कौन आएगी? लास्ट में आएगी पीएम श्री योजना जो है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असेंडेड डिसेंडेड ऑर्डर इसको हमें मिलाना होता है योजनाओं का, ठीक है। जब ये हम अटेंड करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो अगर हमें सारी योजनाएं क्लियर हैं तभी आंसर इसका सही निकल पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 9th का आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10th देखें, बढ़ेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन अब शॉर्ट होते जाएंगे, ठीक है। काफी लेंथी क्वेश्चन है, पहले जैसे कि पैटर्न पे चलते हैं, क्योंकि पहले कठिन क्वेश्चन ही होते हैं, फिर बाद में इजी क्वेश्चन रखते हैं आयोग। अटल नवोन्मेष मिशन स्थापित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th है, अटल नवोन्मेष मिशन स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए नीति आयोग में, ऑप्शन बी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में, ऑप्शन डी पृथ्वी मंत्रालय में। कहाँ पे किया गया है? अटल नवोन्मेष मिशन कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये किया गया नीति आयोग में। कहाँ किया गया? नीति आयोग में, ठीक है। लोग अगर इसको अगर आप नहीं पता होगा तो आप क्या लगाएंगे? अटल नवोन्मेष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग लगा देंगे, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, नीति आयोग ने, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कहा था आप क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे, जिससे आप कभी लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं और कभी शॉर्ट भी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विदेशी व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, विदेशी व्यापार नीति बनाने तथा अधिकृत राज्यपत्र में अधिसूचित करने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, विदेशी व्यापार नीति का क्रियान्वयन विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया, 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति की अवधि 2023-24 से 2027-28 है। सही कूट आपको बताना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आंसर बताइएगा आपको क्या सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखेंगे कि जो नई विदेशी व्यापार नीति बनाई गई है, नई विदेशी व्यापार नीति बनाई गई है 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति की कोई निश्चित क्रियान्वयन अवधि नहीं है, ठीक है, कोई निश्चित क्रियान्वयन की अवधि नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया क्योंकि इसकी कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका सही हो जाएगा। थर्ड हम इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से भी करेंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा। सभी होगा नहीं, थर्ड है ही नहीं, ठीक है, थर्ड होगा ही नहीं, सभी होगा नहीं, तो कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखेंगे क्या पूछा गया है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। फर्स्ट है कॉल मनी, मांग मुद्रा जिसे कहते हैं, अंतर बैंक लेन देन के लिए अल्पकालीन वित्त है, ठीक है। सेकंड है कॉमर्शियल पेपर, अल्पकालीन असुरक्षित प्रोमिजरी नोट है, ठीक है। थर्ड है जीरो कूपन बॉन्ड, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निगमों को जारी किया जाता है। ये तीन स्टेटमेंट आपने पढ़ ली अच्छे से, ठीक है। अब आप चलते हैं इसके कूट पर, ठीक है। एक मिनट, आधा कूट इधर दे दिया है, मैगजीन में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या था? जीरो कूपन बॉन्ड, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निगमों को जारी किए, ठीक है, जारी किए जाने वाले, आधा स्टेटमेंट यहां दिया गया, किए जाने वाले ब्याज अर्जित करने वाले अल्पकालीन बॉन्ड है, ठीक है। थर्ड में दिया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट और है, एक और दिया गया स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दीर्घकालीन उपकरण जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगमों को जारी किया जाता है। सही कूट आपको बताना है, ए बी सी डी में से क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या सही हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्या होगा सही? ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको, फिर से हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे चलना पड़ेगा, ठीक है। कॉल मनी यानी मुद्रा मांग
अंतर बैंक लेन देन के लिए अल्पकालीन वित्त है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन असुरक्षित प्रोमिजरी जो नोट होता है, ये भी सही है। इसमें दिया गया जीरो कूपन बॉन्ड वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निगमों को जारी किए जाते हैं, ये गलत है, अभी बताएंगे क्यों, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दीर्घकालीन उपकरण जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगमों को जारी किया जाता है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो अगर फोर्थ और थर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसमें से आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर निकल के आएगा सी, ठीक है, केवल एक और दो, ठीक है, केवल एक और दो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको बता दें जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं वो केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक तथा निगमित निकायों द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। और जिसे देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। किसी के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, इसमें क्या कहा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, ठीक है, ये गलत हो गया, दोनों ही इन्होंने ऊपर नीचे दोनों ही अलग अलग लिख दिए थे, ठीक है। ऑप्शन हो गया कि अपना सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितना विचार करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की यह पद्धति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति के समान ही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। थर्ड है, उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है या मतदान गुप्त होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ए बी सी, ऑप्शन डी में से क्या सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन खत्म हुए, अब हम एंटर कर रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये तो सभी लोगों के पंखा चला दो, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन पे एंटर करके बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति होती है वो राष्ट्रपति की पद्धति के समान ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। किससे होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है जो उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली होती है, ठीक है। सेकंड है, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य होते हैं शामिल होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति में संसद के यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी होते हैं और जो मनोनीत नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संख्यमणि मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है या मतदान गुप्त होता है, ये भी सही है, ठीक है। ये मतदान गुप्त होता है और एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, जिससे कि आपको उनके वरीयता क्रम में जैसे चुनाव करेंगे आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, तो आपको फर्स्ट रैंक पे रखना किसको, सेकंड रैंक पे किसको रखना, थर्ड रैंक पर किसको रखना, फोर्थ रैंक पर किसको रखना, इस तरह से चुनाव वो प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसकी काफी लंबी प्रोसेस है, बताने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे। आंसर आपका क्या निकल के आएगा, डी आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर निकल के आएगा। 13 का क्या हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, 13 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आपको कुछ जानकारी बता दें कि आपको पता भी होगा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था, तो इससे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है जनता द्वारा यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि डायरेक्ट होता है, नहीं, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। आप कभी देखा है, आप कभी गए हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, नहीं गए ना, तो क्या होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है कभी भी, ठीक है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं जिसे बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन, वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे इसका चुनाव संसद के दोनों सदनों से मिलकर बने एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। संसद के जो दोनों सदन होते हैं, जो राज्यसभा लोकसभा, उनसे जो मिलकर जो निर्वाचन मंडल बनाया जाता है उसके द्वारा ये इलेक्शन किया जाता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है। राज्य जो विधानसभा की है उसमें देखेंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सभी विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था उसमें ये बताया गया था कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव फिर बहुत खर्चीला हो जाएगा, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है विधानसभाओं को शामिल करने का, ठीक है। इसलिए इसमें देखेंगे कि विधानसभाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं,
ठीक है। और लेकिन यही बात अगर उपराष्ट्रपति की बात बोल दी जाए, आपसे पूछ ली जाए, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो जानकारी आपको बता दी, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार एवं अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास का खुलासा करना कानून द्वारा अनिवार्य है। सेकंड बताया गया, अनुच्छेद 102 संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता के आधारों को सूचीबद्ध करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार एवं अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा करना कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है, ठीक है। सेकंड है, अनुच्छेद 102 संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता के आधारों को सूचीबद्ध करता है, ये भी सही है, ठीक है। कौन से कथन अब सही हो गया? तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। दोनों बोथ है करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 14 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार एवं अन्य मामलों में देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जो नामांकन पत्र है दाखिल करते समय उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड यानी खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। आप देखेंगे आर्टिकल 102 102 संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता के आधारों को सूचीबद्ध करता है, ठीक है। संविधान के देखेंगे 130वां संशोधन हुआ है, विधेयक 2025 गंभीर अपराधों 5 वर्ष या उससे अधिक जो कारावास मिलते हैं, ठीक है, उनके आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले जो 30 दिन तक हिरासत में रह गए और जो गंभीर आरोप है, जो अभी 130वां संशोधन हुआ था और ये 2025 में जो संशोधन हुआ अभी पता है, हालिया संशोधन हुआ है ये, अगर 30 दिनों तक अपराध यानी कि हिरासत में रह लिया है जिसने, वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर है तो उसे हटाने का प्रावधान भी है, ठीक है, हटाने का प्रावधान भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट स्क्रॉल करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। सेकंड है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकाधीन नहीं है, ठीक है। थर्ड है, अध्यादेश किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से सही है? अध्यादेश के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, किसमें आया हुआ था कमेंट करके बताएं। अभी हालिया कोई एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें आया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। आइए देख लेते हैं, जैसे अभी हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया था कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकाधीन नहीं है, ठीक है। क्या है ये? जो उनकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ठीक है, उनके विवेक पर ये आधारित नहीं है। थर्ड है, अध्यादेश किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, ठीक है, ये भी सही है कि अगर अध्यादेश लाकर किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, ये भी सही है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका? 15 का, ठीक है। अध्यादेश अगर आपसे पूछा जाए अध्यादेश क्या होता है, ठीक है, तो शासन और कानून के संदर्भ में देखेंगे तो अध्यादेश किसी गैर विधायी प्राधिकरण, ठीक है, जो प्राय सरकार की कार्यकारी शाखा होती है, उनके लिए विशिष्ट परिस्थितियों में पारित किया गया कानून होता है, ठीक है, अध्यादेश। ये एक अध्यादेश क्या होता है? एक तरह के आदेश होता है, ठीक है, ठीक है। और देखेंगे अध्यादेश क्या होता है? अस्थायी प्रकृति का होता है, ये स्थायी नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है, 6 मंथ तक ये रहता है, उसके बाद इसका अनुमोदन नहीं किया गया तो अपने आप ये क्या होता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।
क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अच्छा, ऑप्शन हमने आपको बता दिया ना, डी, हाँ ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन से आंसर इसके सही हो जाएंगे, आइए बताइए। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा सही है, यही तो पूछा गया है ना। 16 का आंसर बताइए। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई, बिल्कुल सही है। न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। सेकंड है, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, ठीक है, तब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे आर्टिकल 201 यानी कि 201 में कहा गया है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो विधेयक पर अनुमति देगा या उस पर अनुमति नहीं देगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? 201। ठीक है, 201 में है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित रखता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर कि वो उस पर अनुमति देगा या फिर नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, बाकी इसमें और भी एक्सप्लेनेशन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भारत के संविधान के किसी अधीन, भारत के संविधान में उपबंध किसके अधीन कथित हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, एक तरफ भारत के संविधान के उपबंध दिए गए, दूसरी तरफ उसके अधीन कथित दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं कौन से इसमें सुमेलित होंगे। ठीक है, कौन से इसमें सुमेलित होंगे, कौन से में मैच होंगे। जो मैच होंगे तभी हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान क्या मौलिक अधिकार में है? सेकंड में, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का अधिकार नीति निर्देशक तो डीपीएसपी में है क्या? थर्ड में, हमारी सामरिक संस्कृति की समृद्धि विरासत का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना, ये किसमें है? मूल कर्तव्य एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में है। आइए देख लेते हैं किसमें है, अभी हम पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, उपयुक्त युग्म में से किसमें सही सुमेलित है? ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1 है, ऑप्शन केवल 2 है, ऑप्शन सी में 3 है और उपयुक्त डी में दिया गया है कोई भी नहीं है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? ठीक है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान दिया है मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास किसमें है? नीति निर्देशक तो डीपीएसपी में है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और थर्ड में है, हमारी सामरिक संस्कृति समृद्धि विरासत का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना मूल कर्तव्य में है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये तीनों ही सुमेलित हैं बच्चे। ठीक है, तीनों ही सुमेलित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखेंगे कि आर्टिकल 48, ठीक है, आर्टिकल 48 में दिया गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास भारतीय संविधान की नीति निर्देशकों में शामिल किया गया है। वहीं बात करेंगे हमारी सामरिक संस्कृति की समृद्धि का विरासत का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है आर्टिकल 51A। ठीक है, 51A और भाग क्या है? 4A। ठीक है, वहीं बात करेंगे मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोजगार का प्रावधान, ये आर्टिकल 23 में है। ये किसके अंतर्गत है? फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, फटाफट करेंगे, क्वेश्चन काफी है और अभी हम उसके हाफ तक भी नहीं पहुंचे हुए हैं। ठीक है, देख लेते, 17 क्वेश्चन हो गया, 18 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, फटाफट करेंगे। ठीक है, अगर हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इसको स्पीड में लगाकर देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राज्य विधानमंडल पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। सेकंड है, समय से पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत को 5 वर्ष की अवधि
5 वर्ष की पूर्ण अवधि का लाभ नहीं मिलता है। थर्ड है पंचायत सदस्यों की अयोग्यता के सभी प्रश्न राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को भेजे जाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। इसमें बताया गया, यहाँ पे आप देख लेते कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देख लेते। फर्स्ट स्टेटमेंट है राज्य विधानमंडल पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कर सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है, पंचायत की अवधि है जो समाप्त होने से पूर्व उसके विघटन पर जो गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक बनी रहेगी। ठीक है, ठीक है, उसे पूरे 5 वर्ष तक लाभ नहीं मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर पंचायत 5 वर्ष के लिए है लेकिन बीच में अगर उसका विघटन हो गया है तो जो विघटित पंचायत है और नई पंचायत जो आएगी उसका जो समय शेष बचा है जब तक ही रहेगी, चाहे वो 4 महीने का समय हो चाहे वो 6 महीने का समय हो। उसके बाद जब नई पंचायत का गठन होगा वो पूरे 5 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट में पंचायत सदस्यों की अयोग्यता के सभी प्रश्न राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को भेजे जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है। आप देखेंगे 1957 में बलवंतराय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी, जिसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किए गए थे, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी भी हुए। ठीक है, पंचायत आपने राज्य व्यवस्था तो आपने पढ़ी होगी। ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें दिया गया। उपयुक्त से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें पूछा क्या सही नहीं है, इसमें पूछा गया कौन से सही नहीं है। ठीक है, इसमें तो सभी सही है ना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी सही है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कोई इसमें गलत है ही नहीं। ठीक है, कोई इसमें गलत है नहीं। ये देखना होता है ना, कई बार क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लोकसभा के विषय में, सॉरी लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, लोकपाल, एक मिनट इसको हम स्क्रॉल करेंगे। लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट, लोकपाल संस्था एक वैधानिक निकाय जिसकी स्थापना लोकपाल अधिनियम 2013 द्वारा की गई है। सेकंड, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री सम्मिलित होगी सिवाय इससे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप हों। ठीक है। थर्ड है, लोकपाल के पास सीबीआई जांच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, आपको बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन से सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। ठीक है, देखेंगे लोकपाल संस्था एक वैधानिक निकाय जिसकी स्थापना लोकपाल अधिनियम 2013 द्वारा की गई थी। ये स्टेटमेंट सही है। लोकपाल अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे सिवाय इसके कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार का आरोप न हो। थर्ड है, लोकपाल के पास सीबीआई जांच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। तीनों ही स्टेटमेंट ये सही है। कौन से सही, यही पूछा गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, बताएंगे कि लोकपाल जो संस्था है एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2013 में हुई थी। इसमें बताइए गया स्टेटमेंट में। लोकपाल या जिसे इंग्लिश में ओम्बुड्समैन भी बोलते हैं, ओम्बुड्समैन की शुरुआत कब हुई थी? 1809 में हुई थी, 1809। ठीक है, 1809 में हुई थी। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, ये नहीं बताया गया है। ठीक है, 1809 में हुई थी ओम्बुड्समैन की संस्था की शुरुआत। ठीक है, अगर इससे पूछे चाहे, ये एक बार पूछा भी गया है पीसीएस में, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन कब हुआ था? 1809 में हुआ था, जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, जो 8 सदस्य होते हैं इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, ओम्बुड्समैन। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का क्या हो गया? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन में 20, फटाफट करेंगे अब क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट है, विपंजीकरण से तात्पर्य एक राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने से है। हालांकि ईसीआई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पार्टियों को पंजीकृत करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कोई प्रावधान किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने की अनुमति नहीं देती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। पूछा क्या गया था पहले, ये तो देखो।
सही है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है। ठीक है, वहीं आपसे पूछा जाए कि विपंजीकरण क्या है, ठीक है, तो क्या आप जवाब देंगे? आप बोलेंगे कि विपंजीकरण से क्या मतलब है? ये राजनीतिक दल होता है, ठीक है, जो पंजीकरण करता है किसका? पार्टी का। ठीक है, ईसीआई के पास पार्टियों को पंजीकृत करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, किसके पास? ईसीआई के पास नहीं होता है। किसके पास होता है? विपंजीकरण से तात्पर्य एक राजनीतिक दल से है जो पंजीकरण को रद्द करने की, ठीक है, रद्द करते हैं, और जो ईसीआई के पास पार्टियों को रद्द करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक बार, किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक बार समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, तो दोबारा से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकता। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित, सारे ही लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कोई यूपीएससी का पेपर है ये। ठीक है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का पेपर है। ठीक है, तो ये अब लेंदी तो होगा ही, ऑब्वियस बात है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए का स्टेटमेंट दिया गया, फर्स्ट स्टेटमेंट में है, वर्ष 1918 में आए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को राज्यसभा या दूसरे सदन की उत्पत्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट ने एक द्विसदनीय विधायिका यानी कि डायरेक्टरी सिस्टम जिसे बोलते हैं, निचले सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद की शुरुआत की है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? आपको बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या सही हो जाएगा। ठीक है, आपने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आए हैं वो तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आंसर? सिंपल सा है कि जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी जिसमें देखेंगे राज्यसभा या दूसरे सदन की उत्पत्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है, ये सही है, और कारण इसका, कथन भी सही इसका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा इसका। ठीक, कथन और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है, तो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर दे रहे हैं भाई। बाकी आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है यहाँ पे। ठीक है, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उसके वर्णन दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है। ठीक है, उपयुक्त युग्म में से कौन से कथन कितने युग्म सुमेलित हैं आपको बताना है। कितने युग्म सुमेलित हैं ये आपको बताना है 22 का। ठीक है, देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1972 तक इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, मणिपुर है, शुरुआत में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बताइए क्या सही है। सेकंड है मेघालय, वर्ष 2025 में इसने 53 वर्षगांठ मनाई अपनी। ठीक है, 53 यानी 53वीं वर्षगांठ मनाई। बताइए उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, कितने सही सुमेलित हो जाएंगे, आंसर बताइए। ठीक है, मणिपुर को शुरुआत में देखेंगे, जो मणिपुर को शुरुआत में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। किसका दिया था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, गलत हो गया। और इसे अगर पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया इसको, मणिपुर को। ठीक है, और अगर देखेंगे स्वतंत्रता से पहले देखेंगे मणिपुर एक क्या था? रियासत था। ठीक है, क्षेत्र रियासत था मणिपुर। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो फिर आंसर कौन सा? ये सही है, मेघालय का। वर्ष 2025 में 53वीं जो वर्षगांठ मनाई गई है, और उसमें पूछे थे कितने युग में सही है, तो 2 युग में सही होंगे इसके। ठीक है, एक तो गलत हो गया, 2 युग में सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब मिला आपको बताना है। पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को पिछड़े वर्ग होने चाहिए। पिछड़ा क्या होता है? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला आपको बताना है। और स्क्रॉल कर लेते हैं, आधा ये पता नहीं क्या ही करते हैं, आधा क्वेश्चन इधर आधा क्वेश्चन इधर। थर्ड है मतदान की आयु। ठीक है, 21वें वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई, ये सब आपको बताना है, सुमेलित करना है। कौन सी युग में इसमें सुमेलित है ये बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा ये देख लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 है, आइए देख लें। सहकारी समितियों, ठीक है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि ये गलत हो गया, पहले ही स्क्रॉल कर लेते हैं 1 मिनट नीचे। जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कब की गई? जो 61वां संविधान संशोधन था उसके बाद, उसके द्वारा की गई। ये 62वां नहीं, 61वां है, ठीक है। ये तो पढ़ पढ़ के आप लोग भी बोर हो गए होंगे, कितने बारी क्वेश्चन आया, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। पहले ये राइट्स नहीं था, ठीक है। और सेकंड में देखेंगे जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम में 2018 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। ठीक है, ये देखो पिछड़ा वर्ग दिया गया, पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? ये 103वां संविधान संशोधन बता रहे हैं, 102 है, ठीक है। 102 संविधान संशोधन है, ठीक है। कौन सा है? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग जो आयोग है इसे राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा अपना? इसमें क्या पूछा गया था, कितने सुमेलित हैं? केवल एक ही तो होगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? 97 जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा, ठीक है। आंसर क्या निकल के आएगा इसका? केवल एक, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उप मंत्रियों को मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ठीक है। सेकंड है कैबिनेट मंत्रियों के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं, भले वे इससे असहमत हो, ठीक है। सेकंड है मंत्रिपरिषद और कैबिनेट शब्दों का प्रयोग सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। सेकंड, फोर्थ है किचन कैबिनेट निर्णय में प्रधानमंत्री को गोपनीयता बनाए रखने की मदद करती है। 24 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा 24 का आंसर? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा? ठीक है, किचन कैबिनेट आप जानते हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी चीज को अगर हमें गोपनीयता बनाए रखना है और फटाफट निर्णय लेना है तो हम उसे किचन कैबिनेट, जिसमें 15 से 20 मंत्रियों या मिनिस्टर्स को रखा जाता है, उसे बोलते हैं किचन कैबिनेट, ठीक है। तो उप मंत्रियों को मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मंत्रियों के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं, भले वे इस पे असहमत हो। मंत्रियों और कैबिनेट शब्दों का प्रयोग सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। और किचन कैबिनेट आपको पता है निर्णय लेने प्रधानमंत्री को गोपनीयता बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। ये सभी सही है, तो प्रयुक्त के में से सभी सही है, ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट करेंगे, अब टाइम नहीं है बच्चे, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। 25 है 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में विचार कीजिए। 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में विचार करना आपको। श्रेणी है, पुरस्कृत व्यक्ति है, फिल्म है। फर्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? रानी मुखर्जी को मिला है क्या? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये तो सभी को पता है, ठीक है, ये सही है। सेकंड है सर्वश्रेष्ठ सुदीप्तो निर्देशन सेन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसे मिला? सुदीप्तो सेन को मिला। किसको? सुदीप्तो सेन को मिला है। किसके लिए मिला है? द केरला स्टोरी के लिए मिला है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे दिया गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, इसे 12वीं फिल्म के लिए नहीं, किसके लिए दिया गया है? ठीक है, किसके लिए दिया गया है? जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? कटहल, ठीक है, कटहल को मिला है, कटहल को मिला है, ठीक है, ठीक, कटहल को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो आपको पता है शाहरुख खान और विक्रम मैसी को जवान और 12वीं फेल के लिए दिया गया है, ठीक है। ये बाकी ये सही थे, कौन सा गलत था? कौन सा गलत था? ये थर्ड। तो आंसर के ऊपर में कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है? 3 में है, ठीक है, केवल 3 में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है। खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM के अंतर्गत किन IIT संस्थानों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं, आपने देख लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है IIT हैदराबाद, सेकंड है IIT रुड़की, थर्ड है IIT बॉम्बे और फोर्थ है IIT मद्रास। कूट दिए गए हैं आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा सही हो जाएगा? आंसर देना फटाफट। 26 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा?
ठीक है, क्या हो जाएगा, IIT हैदराबाद है, IIT रुड़की है और IIT बॉम्बे, IIT मद्रास नहीं है। ठीक है, केवल 1, 2 और 3। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट कर लेंगे। 27 है, अगस्त सितंबर 2025 में भारत आए प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष मंत्रियों और अन्य के संबंध में सही है। क्या सही है? फर्स्ट है चीन के विदेश मंत्री लॉरेंस वोंग, सेकंड है सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग ही, थर्ड है फिजी के प्रधानमंत्री सिटीवेनी राबुका, फोर्थ है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति लुइस अरानेता मार्कोस। ठीक है, आपको बताना है ABCD में से ऑप्शन कौन सही है। जो अगस्त सितंबर 2025 में भारत आए, ठीक है, कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 27 का आंसर बताइए फटाफट। कौन थी? फिजी के प्रधानमंत्री सिटीवेनी राबुका। ये अगस्त सितंबर 2025 में भारत आए, प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष थे। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? फिजी के प्रधानमंत्री सिटीवेनी राबुका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखेंगे 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत की अधिकारी यात्रा की थी। ये कब की थी? सितंबर में की थी, 2 से 4 सितंबर में। इसे अगस्त सितंबर 2025 में भारत आए। ठीक है, मंत्री इनके संबंध में सही है। ठीक है, और देखेंगे कि 18 से 19 अगस्त 2025 के बीच चीन के विदेश मंत्री वोंग ही ने भारत की राजधानी जो है दिल्ली, उसका दौरा किया। और 24 से 26 अगस्त 2025 के दौरान भारत के सुदूर पूर्व में जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित जो द्वीप है फिजी, उसके प्रधानमंत्री सिटीवेनी लिगामामादा, ठीक है, क्या नाम है इसका? सिटीवेनी लिगामामादा राबुका ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, ये सही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, वहीं देखेंगे 4 से 8 अगस्त 2025 को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुल्डेस मार्कोस ने जूनियर ने भारत की अधिकारी यात्रा की। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा, केवल 3rd। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलेंगे। इस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किसमें पूछे जाते हैं? यूपीएससी में। ठीक है, ऑप्शन सी है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब यूपीएससी की और यूपीपीसीएस का ये क्लास ही है। ठीक है, नेक्स्ट देंगे 28, रक्षा क्षेत्र में नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। फर्स्ट है उप सेना प्रमुख संजय वात्स्यायन, सेकंड है उप नौसेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह, ऑप्शन 3rd में दिया गया रक्षा लेखा महानियंत्रक राजकुमार अरोड़ा। उपयुक्त में कितने जोड़े सही सुमेलित हैं आपको बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या सही हो जाएगा बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 31 जुलाई 2025 को उपसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया गया था, ये सही है। ठीक है, देखेंगे वहीं वाइस एडमिरल जनरल वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47, ठीक है, जो 47 नंबर के नौसेना प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है, ये भी सही है। ठीक है, 1 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा? कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? केवल 2। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 28 का बी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट है, देश में वैश्विक स्तर पर खेल ढांचा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 पारित किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है, इस अधिनियम में राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो खेल संघों में बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देता है। ठीक है, उपरोक्त कथन में से कौन से सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बताइए, आपको बताना होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? 29 का आंसर होगा। ठीक है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तथा कथन सेकंड कथन ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 29 का। ठीक है, 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 30। भारत जापान 15वीं वार्षिक शिखर वार्ता के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में 10 ट्रिलियन डॉलर विनिवेश के लक्ष्य पर सहमति है। ठीक है, सेकंड है, भारत जापान लघु और मध्यम उद्यम मंच पर सहमति है। थर्ड है, चंद्रयान 5 मिशन के लिए इसरो व जाक्सा के बीच सहयोग समझौता हुआ है। उपरोक्त में से कौन से समझौता सहमति इस वार्ता से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे। अहमदाबाद में संपन्न
अहमदाबाद में संपन्न पुरुषों व महिलाओं की 25वीं राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट है अजीत नारायण, सेकंड है अजय बाबू बल्लूरी, थर्ड है मीराबाई चानू, फोर्थ है सौम्या सुनील दलवी। ठीक है, 31 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अजीत नारायण ने भी गोल्ड मेडल जीता है और अजय बाबू बल्लूरी ने भी, मीरा चानू ने भी और सौम्या सुनील दलवी ने भी। ठीक है, ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे और आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो 25वीं राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन हुआ है चैंपियनशिप, भारत ने पुरुष व महिला वर्ग में 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 13 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, क्या हुआ है, भारत ने पुरुष व महिला वर्ग में 4 स्वर्ण पदक, ठीक है, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। उनको मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 13 पदक हैं कुल। ठीक है, और शीर्ष स्थान पर है। आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रति वर्ष 1 अगस्त को विश्व वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। सेकंड है इसका आविष्कार वर्ष 1989 में सर टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया है। थर्ड है इसे वर्ष 1997 से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा बताइए। इसमें क्या बताया गया, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है ये बताना है। क्या सही नहीं है, इसे वर्ष 1997 से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब को वर्ष 1991 से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। 1997 से नहीं, 1991 से ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो गया है सभी को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 33 पर। ठीक है, 33 पर चलेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देश है, रैंक है, पूर्व वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन से हैं। पूर्व वर्ष है, 2024 की तुलना में रैंक की परिवर्तन भी दिया गया। फर्स्ट है भारत 115वीं है, रूस है 163 जो 163वीं रैंक है, बांग्लादेश की 123वीं है, आइसलैंड की फर्स्ट है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट आगे दिया होगा, स्क्रॉल कर लेते हैं। उपयुक्त में कितने जोड़े सही हैं ये आपको बताना है। उपयुक्त में से कितने जोड़े सही होंगे। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स बताएं 2025 के बारे में अगर हम देखें तो सबसे अधिक शांति वाला देश आइसलैंड है। ठीक है, 2024 में भी आइसलैंड ही था, तो क्या हो जाएगा, तीनों ही सही है, केवल 3। कितने जोड़े सही हैं, केवल 3, और 3 ही तो थे इसमें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित विदेशी शहरों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित विदेशी शहरों पर विचार करना है। क्या विचार करना है, एक मिनट को यार। फर्स्ट है तियानजिन, सेकंड है रियो डी जेनेरियो, थर्ड है जोहान्सबर्ग, फोर्थ है मलेशिया। उपयुक्त में से कितने शहरों में वर्ष 2025 के भारत की सदस्यता वाले महत्वपूर्ण सम्मेलन संपन्न हुए हैं। केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। बताइए कौन कितने हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में भी हुआ है और मलेशिया में भी हुआ है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में भी हुआ है और मलेशिया में भी हुआ है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में जुलाई 2025 में भारत का 17वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये हुआ है। और देखेंगे जो 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ, भारत में हो रहा है। उसकी अध्यक्षता जो भारत को सौंपी गई है। और मलेशिया में जो 26 अक्टूबर को 2025 में हुआ था वो 47 आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। ये वर्चुअली रूप से हुआ था। ठीक है, वर्चुअली रूप से किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से, रियो डी जेनेरियो है, मलेशिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 34 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 2। ठीक है, केवल 2 ही हुए ना, 2 हैं। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 35। नीति आयोग द्वारा जारी भारत
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हम कर लेंगे सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है अग्रणी राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। सेकंड है निष्पादक राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा। थर्ड है आकांक्षी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा। ऑप्शन कूट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, बताइए। ठीक है, इसमें कौन से सुमेलित नहीं है? एक मिनट। अग्रणी राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ है। ठीक है, ये सुमेलित है। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं सही सुमेलित नहीं है। सभी सही सुमेलित हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है, निष्पादन राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, ये भी सही है। आकांक्षी राज्य उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। अब इसमें पूछा गया है कौन से सही सुमेलित नहीं है। इसमें सभी सही सुमेलित है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 35 का आंसर क्या है बच्चे? डी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। फटाफट बस अब अपनी एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। 36 है वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में भारत के जिन शहरों ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया उनका क्रम आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में से कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? पहले है बेंगलुरु, फिर मुंबई, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा किया जाता है? मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट। ठीक है, किसके? जो 2025 मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर इस द्वारा से, सॉरी एक मिनट, वैश्विक AICTE इंडेक्स है जो 2025 का, इसे मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, AICTE इंडेक्स 2025 में सिंगापुर ने विश्व के अग्रणी AI शहरों के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। किसने? अगर विश्व की बात करें तो किसने किया? सिंगापुर ने किया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ने AI के रूप में देखेंगे तो सिंगापुर ने विश्व में अग्रणी AI शहर के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद देखेंगे सियोल है, फिर बीजिंग है, फिर दुबई है, फिर सैन फ्रांसिस्को है। ये 5 शीर्ष AI शहर है। ठीक है, और भारत में देश के शीर्ष 5 राज्य हैं AI, वो होंगे बेंगलुरु है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है। और वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो जो बेंगलुरु है उसको 26 रैंक हासिल हुई है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है, ट्रिपेनोसोमियासिस स्लीपिंग सिकनेस को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है? किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएं। केन्या। ठीक है, केन्या ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस रोग संक्रमित, इसे बोलते हैं सीसी मक्खियों द्वारा संचारित होता है। ये प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण हो जाता है। ठीक है, केन्या देखेंगे इसको उपलब्ध कर चुका है, इस उपलब्धि को, और ये 10वां देश बन गया। इससे पहले 2018 में देश को गिनी कृमि रोग, ठीक है, केन्या को क्या हो गया था? जो गिनी अच्छा, कृमि रोग किसे अगर हम बात करेंगे 2018 में कृमि रोग से जो मुक्त प्रमाणित किया गया था वो था गिनी। ठीक है, ये अफ्रीकी देश हैं सारे। ठीक है, गिनी को किया गया था। आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट, यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। ठीक है, अच्छा, ये देखेंगे ये डिस्टरबेंस हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? कमेंट करके बताइए। ये डिस्टरबेंस जो हो रहा है अक्टूबर नवंबर में होता है, बारिश होती है तो किसके कारण होती है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए हुए हैं। और अभी ये कौन सा साइक्लोन आया उसका नाम भी कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण से संबंधित प्रमुख यूनिटों उनके स्थान से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए टाटा PSMMC फैब्रिकेशन यूनिट धोलेरा गुजरात। ऑप्शन बी मैक्रॉन ATMP सुविधा सानंद गुजरात। सी है SCL फॉक्सकॉन JV उत्तर प्रदेश। और डी है टाटा टेस्कॉट सेट। ठीक है, टेसेट शॉट ये जो होते हैं जिसे बोलते हैं टी सेट ओ सेट बेंगलुरु। बताइए कौन सा इसमें संबंधित सही सुमेलित नहीं है? 38 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा?
ठीक है, कौन सा नहीं है, ये डी सुमिलित नहीं है। ठीक है, टाटा जो टी सेट टो सेट है जो, ठीक है, ये कहाँ पे संबंधित है, टी सेट ओ सेट बोलते हैं, टो सेट नहीं है, इसको गलत लिख दिया, वही मैं कंफ्यूज हो गई थी। टी सेट और फिर इधर से इसको कट करेंगे ओ सेट, टी सेट ओ सेट है, ये यूनिट जागरूक असम में स्थापित है। ठीक है, बेंगलुरु में नहीं है, ये कहाँ पे है बच्चे, असम में है। ओ माय गॉड, समी किचन में देख लो, वहाँ पे बारिश तो नहीं आ रही, किचन में देख लो, बारिश तो नहीं आ रही। ठीक है, असम, ठीक है, विंडो खुली हुई है, देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे असम होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। ठीक है, अब ठंडी भी बढ़ जाएगी अच्छी खासी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है। पानी तो नहीं आ रहा, पानी तो नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI के अनुसार देश में शीर्ष बाढ़ प्रवण जिला है कौन सा। ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी गुंटूर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी ठाणे। कौन सा है, पटना है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जगन्नाथ के संदर्भ में विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जगन्नाथ के संदर्भ में विचार करना है। और फर्स्ट है, यहाँ भगवान विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ की जाती है। सेकंड है, यह मंदिर कलिंग वास्तुकला नागर शैली में निर्मित है। थर्ड है, मेघनाथ पचेरी और कूर्म भेदा मंदिर के चारों ओर की दीवारों के नाम है। मेघनाथ पचेरी और कूर्म भेदा मंदिर के चारों ओर की दीवारों के नाम है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, बताना आपको कौन से कथन सही है। ठीक है, ये चारों ही सही, ये तीनों ही कथन सही है। ठीक है, तीनों ही कथन सही है, तो डी आंसर हो जाएगा, तीनों ही कथन सही है। ठीक है बच्चे, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ये कहां पे, उड़ीसा में। अगर आपसे पूछी जाए ये मूर्तियां किसकी बनी है, तो लकड़ी की बनी हुई है, याद रखना। ठीक है, देख रहे हैं आप, जाइएगा, लकड़ी की बनी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, 41 पे चलेंगे। समाचार में सुर्खियों में रही अल हकीम मस्जिद किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। ठीक है, किस में अवस्थित है, ये है मिस्र में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मिस्र में है। ठीक है, इमाम अल हकीम द्वी अम्र अल्लाह मस्जिद 11वीं शताब्दी में निर्मित 1000 वर्ष पुरानी मस्जिद है। ठीक है, इसका नाम 16वें फतिमिद खलीफा अल हकीम द्वी अम्र अल्लाह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, सॉरी अगर कुछ इसमें मिस्टेक किया हो हमने बोलने में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के नए संसद भवन के संदर्भ में सही नहीं है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन ए है, लोकसभा कक्ष जहां मयूर थीम वहीं राज्यसभा कलम थीम पर आधारित है। ऑप्शन बी में यह भवन प्लेटिनम रेडिट हरित भवन है। ऑप्शन सी में दिया गया फोकॉल्ट पेंडुलम और सेंगोल इस भवन का हिस्सा है। ऑप्शन डी में दिया गया यह भवन चतुष्कोणीय आकार में है। ठीक है, कौन सा सही नहीं, यही गलत है, चतुष्कोणीय आकार नहीं है इसका। ठीक है, इसका चतुष्कोणीय आकार नहीं है, क्या है, त्रिकोणीय आकार है। ठीक है, क्या है, त्रिकोणीय आकार में निर्मित है। ठीक है, जो नया संसद भवन है लगभग 65,000 वर्ग मिलीमीटर में एक त्रिकोणीय आकार ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, करकट्टम किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करकट्टम जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु का जो प्राचीन लोक नृत्य है, जिसे रंगीन साड़ी पहनकर जो कलाकार सिर पर एक कई मटकों को बैलेंस बनाकर नृत्य करते हैं, जिसे बोलते हैं, जो नृत्य किया जाता है बारिश की देवी होती है मरियम्मन, इसके सम्मान में किया जाता है ये करकट्टम नृत्य। ठीक है, इतना बताने इसका मतलब ये है कि अगर हम उस चीज को संबंधित हम चीज बता देते हैं तो वो हमें याद रह जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, फटाफट अपने पास कुछ क्वेश्चन ही बकाया है। प्रमुख लोक नृत्य और संबंधित राज्य के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बिहू असम, ऑप्शन बी थयम थिर्रा केरल, ऑप्शन बी यक्षगान है, पक्षगान नहीं यक्षगान होता है। ठीक है, यक्षगान है
कर्नाटक, ऑप्शन डी धमाल उत्तर प्रदेश। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, 44 का आंसर। ठीक है, बिहू असम है, सुमेलित है। थेरमथेरा केरल का है, सुमेलित है। यक्षगान कर्नाटक है, सुमेलित है। लेकिन धमाल उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, जो धमाल लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। 44 का आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। सज्जाद हुसैन और उपलप्पू नागमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित वादक है? ऑप्शन ए सुर श्रृंगार, मृदंगम, मैडोलिन, वॉल्वली वीणा। ठीक है, 45 का आंसर बताइए, वॉल्वली वीणा। ठीक है, 45 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये है मैडोलिन, एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये। ठीक है, मैडोलिन 8 तार वाला एक वाद्य यंत्र होता है जिसे एक शारका यानी कि प्लेक्टुम का उपयोग करके बजाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, 45 का आंसर सी हो गया। 45 एंड चलेंगे 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों के संदर्भ में विचार करना है। फर्स्ट है विज्ञान रत्न पुरस्कार, सेकंड है विज्ञान श्री पुरस्कार, थर्ड है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और फोर्थ है विज्ञान टीम पुरस्कार। इसमें से कितने जोड़े सही है, सुमेलित कितने जोड़े सही सुमेलित नहीं हैं? ठीक है, आपको बताना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, कितने जोड़े सही सुमेलित नहीं है। ये सभी ही जोड़े सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे ठीक है, बहुत टाइम हो गया इसलिए फटाफट करा दे रहे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47 है। भारत के युवा मामलों खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार है। ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या सी द्रोणाचार्य पुरस्कार या डी है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा, सभी जानते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। ठीक है, जो कोच को दिया जाता है। ठीक है, 47 का सी हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 है। किसी शहर का नाम बदलने की प्रक्रिया के संबंध में सर्वप्रथम किसे अपनाया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय को परिवर्तन के संबंध में संकल्प भेजा जाता है। ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति में अधिसूचित किया जाता है। ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल में संकल्प दिया जाता है। ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल की चर्चा और मतदान किया जाता है। किसे अपनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। ठीक है, राज्य विधानमंडल में संकल्प। ठीक है, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल में संकल्प दिया जाता है। ठीक है, किसी शहर का नाम बदलने की प्रक्रिया में चरणबद्ध रूप से अगर देखेंगे तो राज्य विधानमंडल में संकल्प, फिर विधानमंडल में चर्चा और मतदान, फिर गृह मंत्रालय को भेजा गया संकल्प, फिर रेल मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो डाक विभाग द्वारा, फिर सर्वे ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार जनरल से मंजूरी और लास्ट में राज्य सरकार द्वारा राज्यपत्र जो गजट में अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है, 48 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49। जैन समुदाय श्वेतांबर से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थलों का सही सुमेलन नहीं है। ठीक है, सही सुमेलन नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में देखिए। ऑप्शन ए संबेश शेखर जी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी शत्रुंजय गुजरात, ऑप्शन सी दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, ऑप्शन डी गिरनार गुजरात। कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो श्वेतांबर से संबंधित 5 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उसमें संबेश शेखर जी झारखंड में है, ना कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है बच्चे? झारखंड में है, ना कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का आंसर क्या है? ए है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कल हम 50 क्वेश्चन फिर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है। हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है नियम 5 वर्ष की अवधि के लिए एक पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षा की नियुक्ति का अनुवाद करते हैं। सेकंड है नियम पूरे भारत के पर्यावरणीय जवाबदेही के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करते हैं। थर्ड है पर्यावरण लेखा परीक्षक EAS को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक नामित प्राधिकारी के साथ प्रमाणित और पंजीकृत किया जाना। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा?
आधा क्वेश्चन आधा आधा क्यों देते हैं, समझ में नहीं आता। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या सही हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, कथन एक गलत है। देखें क्यों गलत है, क्योंकि पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, अब स्क्रॉल हम बता दे रहे हैं आपको यहाँ करके, ये वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम 2025 लेखा परीक्षा के लिए 5 वर्ष की निश्चित नियुक्ति अवधि अनिवार्य नहीं है। ठीक है, नहीं ये इसमें लिखिए अनिवार्य करते हैं, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यही ये गलत हो गया। ठीक है, क्या है? अनिवार्य नहीं है। ठीक है, देखेंगे हालांकि प्रमाणित लेखा परीक्षकों का पंजीकरण 5 वर्ष की जो अवधि होती है उसके लिए वैध होता है और इसे नवीकृत किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है। ये नियम एक व्यापक जवाबदेही ढांचा बनाने का लक्ष्य रखते हैं और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक नामित प्राधिकारी के साथ लेखा परीक्षकों को प्रमाणित और पंजीकृत करने की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तक यहाँ आज हमारे कंप्लीट हो गए। 50 क्वेश्चन आज हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए और साथ में हमारा पार्ट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया और कल हम लेकर आएंगे पार्ट इसका सेकंड और इनकी पार्ट बी और 100 क्वेश्चन की ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट आधारित अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। इंडियन ज्योग्राफी चाहेंगे आप तो इंडियन ज्योग्राफी, अगर आप लोग डिमांड करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ाएं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा लेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी भी साथ में बेस्ट कॉन्सेप्ट के पढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जाते जाते आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज छठ पूजा का लास्ट दिन था और आप लोगों के लिए ये बहुत ही बारिश बहुत तेज हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। ठीक है, जैसे कि ये स्थिति बहुत ही कठिन रही होगी आप लोगों को, जो पूजा करने के लिए आप किसी भी रिवर तट पर गए होंगे, वहाँ बारिश भी हो रही होगी और ये सीजन भी आप विंटर का है। ठीक है, और आप बताइएगा ये आपको क्लास कैसी लगी और आप इसी तरह से क्लास चाहिए आपको, क्या आपको पढ़ना है वो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, बाकी हम अपने अगर आप नहीं बताएंगे तो हम कॉन्सेप्ट आधारित अपना जो अपनी क्लास है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी काफ़ी लंबी वैसे भी छुट्टी हो चुकी है। ठीक है, छठ पूजा भी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम रेगुलर क्लास लेंगे। ठीक है, अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।